हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 10 है। अगर आपने इससे पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको यह वीडियो एंड तक देखना है और आपको हमेशा की तरह टारगेट रखना है कि इन 30 क्वेश्चन में से 25 से ज़्यादा सही हो। ईमानदारी के साथ टेस्ट लगाएं। वीडियो के एंड में आपका जितना भी स्कोर बनता है वह कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, यही हमारा मोटिवेशन है। देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितने अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक सरल होता जाएगा। तो अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो निश्चित ही आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 18, 19, 20 या 32। तो दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रज्ञा दंत की संख्या होती है 6, 1, 4 या 2। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या होती है 12, 19, 20 या 22। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आप इसको क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग समझें कि बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या होती है। अब इसमें एज बता दूं मैं, 8 वर्ष तक इसमें पूछा है। 8 वर्ष तक मैं आपको बता रहा हूँ और आगे भी बता दूंगा कि बच्चों की जो बाल्यावस्था की जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 8 वर्ष के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि 8 वर्ष के बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। 12, 19, 20 या 22। तो दोस्तों, इसका 8 वर्ष के अकॉर्डिंग तो इसका सही आंसर है 12। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1। और अगर आपको 10 वर्ष का पूछ लें तो इसका सही आंसर होगा 14 से 16 स्थायी दांत होते हैं। और अगर आपको 12 साल पूछ लें, 12 साल तक के बच्चे के पूछ लें तो इसका सही आंसर होगा 24 से 28 दांत। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिमाणात्मक एवं गुणात्मक होते हैं अभिवृद्धि, विकास, अहम या इदम। तो दोस्तों, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक होते हैं, इसका जो सही आंसर है विकास। विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक समझता है कि जो वह कर रहा है वह सही है, न तो उसे कोई रोके और ना ही उसे कोई टोके। स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी अवस्था होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष या 13 से 18 वर्ष। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, दोनों के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है पिता द्वारा। बच्चों में लिंग का निर्धारण होता है पिता द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक आयु की अवधारणा का विकास जिस मनोवैज्ञानिक ने किया है वह कौन है? स्टर्न, वेस्लर, बिने या टर्मन। तो दोस्तों, मानसिक आयु की अवधारणा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे बिने। बिने ने 1908 में इस अवधारणा का विकास किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 125, 183, 120 या 110। तो दोस्तों, मानसिक आयु 12 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। ऑप्शन नंबर 3 120 सही है। अब इसका सही आंसर कैसे निकाला? तो आप सभी को पता है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, MA/CA × 100। ये बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो MA का मतलब होता है मानसिक आयु, और मानसिक आयु उसमें 12 वर्ष बताई गई है, और कालानुक्रमिक होती है CA, तो 10 वर्ष CA है × 100। अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 120। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? बिने, टर्मन, कैटल या स्टर्न? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, मानसिक परीक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे कैटल। कैटल ने 1890 में इस मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र है MA/CA, CA/MA, MA/CA इंटू 100, CA/MA इंटू 100। तो दोस्तों मैंने इससे पहले ही बताया आपको कि बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है MA/CA इंटू 100। तो इसका सही आंसर थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र कब और किसने दिया? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1912 स्टर्न ने, 1916 कुहलमान ने, 1916 टर्मन ने या 1922 बिन्ने ने? तो दोस्तों बुद्धि लब्धि का जो सूत्र देने वाले व्यक्ति थे वह कौन थे? टर्मन। टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया? पदानुक्रमिक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है पदानुक्रमिक सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। बाल अपराधियों की आयु होती है 5 वर्ष से 10 वर्ष तक, 3 वर्ष से 12 वर्ष तक, 18 वर्ष से कम या 18 वर्ष से अधिक? तो दोस्तों बाल अपराधी जो होते हैं उनकी आयु होती है 18 वर्ष से कम, ये बाल अपराधी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती हैं वह कहलाते हैं पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, मंदित-मना बालक या बाल अपराधी बालक? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है पिछड़े बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक होता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, या बुद्धि परीक्षण द्वारा सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह है मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाला, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा या मूढ़? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता की अवधारणा के जनक हैं गॉल्टन, थॉर्नडाइक, टर्मन या वुडवर्थ? तो दोस्तों व्यक्तिक विभिन्नता की अवधारणा के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर है फ्रांसिस गॉल्टन। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें या सहपाठी? तो दोस्तों अधिगम का जो मुख्य चालक होता है वह होता है अभिप्रेरणा, मतलब मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए, प्रवृत्ति को रोचक बनाएं, विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करने दें? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने वाली प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चे के अनुभवों से जोड़ना? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है पुरस्कार। पुरस्कार अधिगम को अभिप्रेरित करने का तरीका कम से कम उपयोग में लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं उद्दीपन, प्रवाहित, संवेदना या अभिप्रेरणा? तो दोस्तों अधिगम तक पहुंचने के लिए जो राजमार्ग होता है उसको अभिप्रेरणा कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर बल दिया? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या कोहलर? तो जो सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक थे वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर बल दिया। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रवर्तक कौन हैं? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ? तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जो प्रवर्तक हैं वह हैं स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना? तो दोस्तों मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थियों की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है शिक्षण विधि को स्थायी करना इसके लिए आवश्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता या नकारात्मकता? तो दोस्तों अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नकारात्मक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन पाठ्यचर्या NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटने की प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना या बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करवाना? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना इसका सिद्धांत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। यह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों का होता है या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन भी किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्र का होता है और तीनों ही ऑप्शन इसके सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षण से, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्टिव प्रश्नों परीक्षण से या उपलब्धि परीक्षण से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है उपलब्धि परीक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़ी उलझन की अवस्था होती है शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था या बाल्यावस्था? तो दोस्तों एक बड़ी उलझन की अवस्था होती है वह होती है पूर्व किशोरावस्था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।